के स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और इस कॉन्सेप्ट को हमने इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट के हेल्प से बहुत अच्छे से समझा। अब एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए क्या कहता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उससे पहले एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर इसके ऊपर अटैक करता है एक प्रोटॉन H पॉजिटिव, राइट। तो H पॉजिटिव आप सबको पता है अटैक करेगा कहां पर, इस पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए H पॉजिटिव को या तो इस कार्बन के पास जाना पड़ेगा या इस कार्बन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है। दोनों ही कार्बन एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। तो आप फिलहाल के सीन के हिसाब से किसी भी कार्बन के पास इस H पॉजिटिव को भेज दीजिए और मान लीजिए H पॉजिटिव पहले वाले कार्बन पर अटैक कर देता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरफ लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में दूसरे वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, राइट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बिकॉज इट ओनली अराइजेज ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, क्योंकि ये अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड के ऊपर ही अराइज हुआ है। आप H पॉजिटिव को हटाइए, सारी कहानी बदल जाएगी, बिल्कुल वही सीन क्रिएट रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स किधर भी मूव नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब ये सारा खेल किसकी वजह से हो रहा है, H पॉजिटिव की वजह से हो रहा है। H पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट है, इसकी डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। किस एटम की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस एटम के ऊपर H पॉजिटिव अटैक कर रहा है। और ये आपका सीन बन गया CH3 CH2 एंड पॉजिटिव। दिस इज योर पार्ट। चलिए और समझते हैं। दिस इज ए कार्बोनाइल ग्रुप C double bond O, frequently used in organic chemistry, and we know that the carbon oxygen bond is polar, so slightly negative and slightly positive, okay। और एक अटैकिंग रिएजेंट हम यूज करते हैं Cn नेगेटिव। सो वी नो इट वेरी वेल दैट Cn नेगेटिव विल अटैक ऑन द कार्बन पॉजिटिव। इसके पास बहुत चॉइसेस नहीं है, केवल ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर अटैक करेगा। ऐसा होते ही ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और क्या सीन बन जाएगा, कार्बन के ऊपर अटैक किया किसने, Cn ने, और जो डबल बॉन्ड था वो बदल गया किसके अंदर, सिंगल के अंदर। और ऑक्सीजन के पास कुल 2 लोन पेयर थे, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आते 3 लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये इफेक्ट भी किसकी वजह से अराइज हुआ, Cn नेगेटिव हटा दीजिए, Cn नेगेटिव हटते ही ये सीन खत्म, ये सीन खत्म, तो ये आपका ये सीन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब स्थिति किसकी वजह से अराइज हो रही है भाई, अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड की वजह से अराइज हो रही है। होना क्या है, Cn नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, राइट। तो इस फिनोमिना को हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, एंड इट अराइजेज ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड जो है उसके वजह से ये इफेक्ट जो है ये अराइज हो रहा है, राइट। अब ध्यान दीजिए, आप पहला जो एग्जाम्पल हमने लिखा उस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव, राइट। और H पॉजिटिव अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करते ही H पॉजिटिव को आपने किसी भी एक कार्बन के साथ अटैच कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, क्योंकि आपने पहले वाले कार्बन पर H जोड़ा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इसी H की तरफ मूव किया है, इसी कार्बन की तरफ मूव किया है।
क्योंकि जब पाई के इलेक्ट्रॉन इस सिचुएशन में है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव यहां आ गया तो H पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है ये भी तो इधर ही मूव कर रहे हैं। तो जिस कार्बन पर H पॉजिटिव ने अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसी कार्बन की तरफ, उसी एटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसे केमिस्ट्री में प्लस ई इफेक्ट कहते हैं भाई। किसे कहेंगे प्लस ई इफेक्ट? जिस एटम के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन उसी एटम, इसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। पॉइंट क्लियर है? प्लस ई कब कहेंगे बताइए मुझे। आप दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए, बहुत छोटा सा चीज था, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं था इस सीन के अंदर कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव अटैक मान लीजिए इस कार्बन पर कर रहा है, तो आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इसी एटम की तरफ मूव करेंगे, प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ इस सीन को कार्बोनाइल ग्रुप के अटैक के हेल्प से समझिए, C डबल बॉन्ड O स्लाइट नेगेटिव एंड स्लाइट पॉजिटिव एंड दिस इज अ सीन फॉर CN नेगेटिव। व्हाट हैपन्स? CN नेगेटिव अटैक कर रहा है कार्बन की तरफ और पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कार्बन एटम से अवे, यानी जिस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन उससे अवे अगर मूव करे तो इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में माइनस ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन आप समझिए कि अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड के ऊपर ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अराइज हो रहा है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं करेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप आगे जाओगे और जहां सिमेट्री नहीं होगी वहां समझने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले केस में तो बहुत आसान काम था, H पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन पर मूव करेगा, लेकिन इस बार दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है। तो H पॉजिटिव कौन से कार्बन पर अटैक करे? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पर ही अटैक कराएंगे, दोनों पे अटैक करके दिखाएंगे। तो समझिए कैसे दोनों पे अटैक होगा। मान लीजिए बीच वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है तो बीच वाले पर H जुड़ गया, लास्ट वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बिल्कुल वही सीन अगर मान लीजिए लास्ट वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है तो बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए भाई, हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज कहता है कि ये मेजर इंटरमीडिएट होगा, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो ज्यादा स्टेबल होता है, और ये पहले वाला जो कार्बोकैटायन है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जो लेस स्टेबल है। राइट? तो जब भी ऐसी संभावना की बात बने कि दो कार्बोकैटायन बन रहे हैं तो आप सबको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। ज्यादा स्टेबल टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। चलिए कैसे मदद करेगा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में। राइट? चलिए देखते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2 अगेन द अटैक ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। राइट? अब डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो इस कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी। हम दोनों के साथ जोड़ के दिखाएंगे। और मान लीजिए जुड़ गया इसके साथ, इसके साथ अगर जुड़ गया तो दूसरे वाले के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए जुड़ा लास्ट वाले पर तो बीच वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज इट इज टर्सरी कार्बोकैटायन। ये आपका मेजर इंटरमीडिएट है, यानी मेजर प्रोडक्ट यही बनाएगा। और ये यहाँ पर आपका प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिए, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा है। सो दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम किस तरीके से आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लेकिन एक बहुत असेंशियल पार्ट है
और बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब हम कल की क्लास से मैकेनिज्म शुरू करेंगे तब आपको इसका बड़ा इस्तेमाल करना है। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है समझिए ध्यान से, कि अगर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है किसके साथ, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है किसके साथ, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ। अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो ये इफेक्ट अराइज होता है। मतलब ये इफेक्ट इस केस में अराइज हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, अनसैचुरेटेड सिस्टम और उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। क्या होगा हम लोग समझ लेंगे आगे के पॉइंट्स पर। और समझिए ये इफेक्ट यहां भी अराइज हो जाएगा, बेंजीन का हर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और CH3, यहां भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन और उसके साथ जो जुड़ा है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो पहली चीज कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहां अराइज होता है। बहुत बार हाइपर कॉन्जुगेशन आप किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके साथ जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन हो, वहां भी देखने को मिलेगा। तो ये हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हम फिलहाल इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि कहां ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे। कहां डिस्कस करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हो, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो, राइट। सो माय पॉइंट इज, आप लोग जब इस इफेक्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे जी इस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ कहां देखने को मिलेगा, अभी उसी सीन को समझने की कोशिश कर रहे थे, इस मॉलिक्यूल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जुड़ा है। अब होगा क्या कि जब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, ये है एक अनसैचुरेटेड सिस्टम CH2 और ये आपका कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड कर देते हैं तो होना क्या है भाई कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये इंटरेक्ट करेंगे या एंटर करेंगे किसके साथ, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे या इसके साथ कॉन्जुगेट होंगे, जुड़ेंगे। किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन जो आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है उनके कार्बन के साथ इंटरेक्ट करेंगे या जुड़ेंगे। दोबारा से समझ लीजिए क्या होना है, एक बिल्कुल अलग तरह का इफेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे कि होना क्या है। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़े, आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़े, तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे ये किसके साथ, आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, राइट। कैसे करेंगे देखिए, समझिए ध्यान से। दिस इज अगेन ए सिनेरियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, द 3 सिग्मा बॉन्ड्स and this is CH double bond CH2, राइट। रेजोनेंस जैसे करते थे बिल्कुल वही सीन में आपके लिए कि अगर इस डबल बॉन्ड को आप इस कार्बन के पास भेज दो तो ये वाला कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये जो नेबरिंग कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां प्रोवाइड करा देंगे आपको जी। ये तो रेजोनेंस जैसा ही हो गया, लेकिन रेजोनेंस में कहीं भी सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, पहली चीज। तो क्या हुआ भाई कि यहां पर ये बॉन्ड बन गया सिंगल की बजाय डबल, ये CH रह गया और ये डबल की बजाय हो गया सिंगल, ये CH2 है,
2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दीजिए और ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपके लिए H पॉजिटिव है, राइट। तो आप इसको एक तो रेजोनेंस से कंपेयर तो कर सकते हो, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं है। आप ध्यान रखिए, रेजोनेंस में कहीं भी आपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कराया था, राइट। आपका लोन पेयर और पाई का ही मोमेंट था, जबकि यहां पर सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। और कौन सा सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है? जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था, राइट। तो आप इसको कह सकते हो कि द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स का, यहां पर जो सिस्टम है वो पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स का टू द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, किसके साथ? एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, यानी पाई सिस्टम का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड के साथ हो रहा है। क्लियर हो गया? इसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहा गया है। दोबारा से समझ लो, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का पाई सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन है उसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहा गया है, राइट। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन इनिशियली थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है। दिस इज एंड इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज पाई सिस्टम, इट इज एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इंटरेक्शन किसका हो? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, राइट। और ये आपका पाई सिस्टम है। पाई सिस्टम का इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर मूव करेगा वैसे ही ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करते ही आपका सीन क्या बन गया? HC और H, और यहां डबल बॉन्ड और CH, और यहां सिंगल बॉन्ड और CH2, और एक पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या भाई? इंटरेक्शन हुआ किसका? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन, और किसका? एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, और किसका? एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, राइट। कहां? कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, राइट। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी इंटरेक्शन को क्या कहा गया है? हाइपर कॉन्जुगेशन कहा गया है। दूसरी तरफ जो रिएक्टिव ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा जो कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो आपका बीटा कार्बन कहलाता है। उससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो गामा कार्बन कहलाता है। जैसे ये COOH है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, राइट। इससे भी जुड़ा कार्बन गामा कार्बन, राइट। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक सीन है। अब यहां पर पाई बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो आपका अल्फा कार्बन है। उससे अगला जो कार्बन होगा वो आपका बीटा कार्बन होगा। तो आप ये समझिए कि यहां इन्वॉल्वमेंट कौन से कार्बन का है? जब हमने इस तरह के सिचुएशन पे अभी बात किया, दिस इज द सिचुएशन, तो आप ये कहोगे भाई कि अल्फा कार्बन जो है उसके और हाइड्रोजन के बीच में बने हुए बॉन्ड, जिसे आप क्या कह सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, उसका इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट किसका है? अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। किसे कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन? जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है। अल्फा कार्बन किसको कह रहा हूं मैं? जो रिएक्टिव साइट से जुड़ा कार्बन है। दोबारा समझिए, रिएक्टिव साइट से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस इफेक्ट को, और ये इफेक्ट आपका ज्योमेट्रिकली कैसे समझा जाएगा ये देखिए। चलिए पहले स्ट्रक्चरली ही बात करेंगे हम लोग। CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2। Okay, so there is one other structure is arise due to hyper conjugation, और वो कैसे अराइज होगा? ये यहां मूव करेगा और ये यहां पर मूव करेगा। क्लियर हो गया यहां तक का? ठीक है पॉइंट? ओके, सो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट। अब
इस सीन को आप लोग स्ट्रक्चरली कैसे ड्रा करोगे? आपको जी ये सी है, ये सी है, ये एच है, ये आपका H पॉजिटिव है, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव। अब अल्फा हाइड्रोजन तो 3 मौजूद हैं, आप सबको पता है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यही काम बाकी हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। तो आप बाकी हाइड्रोजन का दिखा दीजिए यही काम। इस बार हम इस हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पर H पॉजिटिव दिखा देते हैं, यानी इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। बाकी आपका यही सीन दोबारा से क्रिएट हो गया, राइट। तीसरा, आप नीचे वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज कीजिए और ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव। इसका सीधा सा मतलब है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा होगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सीधा सा मतलब है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 जगह हाइपर कॉन्जुगेशन आपने दिखाया है इस पॉइंट के ऊपर। द पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तीनों जगह हाइपर कॉन्जुगेशन अराइज हो गया। तो ये एक पॉइंट है कि ये इफेक्ट है किस किस के बीच में, ये पाई सिस्टम और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में है। तो पाई सिस्टम के साथ जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? अब दूसरी बात आती है भाई कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में ये जो H पॉजिटिव है इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अब आप ध्यान से देखिए हम कर क्या रहे थे, CH H और H एंड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई के, ये जैसे यहां मूव करेंगे वैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां इंटरेक्ट करेंगे, HC और H। हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी ऐसा बनाया था, CH2 पॉजिटिव बनाया था, और ये हमारे लिए H पॉजिटिव है। अब प्रश्न आता है भाई कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहां पर जो एक हाइड्रोजन एटम है और अल्फा कार्बन है, आप देखिए ये वाला तो कार्बन अल्फा कार्बन है और ये एक हाइड्रोजन है, और इनके बीच में कोई भी बॉन्ड हमने शो नहीं किया है। तो इसीलिए ये इफेक्ट रेजोनेंस जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसको आप नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हो। इसे आप नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हो। क्लियर हो गया कि H पॉजिटिव आपको ना किसी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ना किसी पाई बॉन्ड से। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कोवलेंट बॉन्ड 2 ही तरह का होता है, या तो सिग्मा या पाई। H पॉजिटिव ना यहां सिग्मा के साथ जुड़ा है, ना यहां पाई बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब किसी से भी नहीं जुड़ा तो H पॉजिटिव क्या यहां रुका रहेगा या नहीं रुका रहेगा? यस, इट इज स्टिल बाउंड क्वाइट फिर्मली। ये जुड़ा रहेगा, बहुत स्ट्रांगली नहीं, ठीक है भाई, इट इज स्टिल बाउंड, बिल्कुल जुड़ा रहेगा। कौन? H पॉजिटिव। इसकी कहानी भी सुन लो, राइट, लेकिन बहुत स्ट्रांगली नहीं जुड़ा रहेगा, ठीक है। ठीक है भाई, बहुत हल्के से जुड़ा रहेगा। किसके साथ जुड़ा रहेगा? टू द पाई क्लाउड। किसके साथ? पाई क्लाउड, अनसैचुरेटेड सिस्टम। और पाई क्लाउड के अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? ये उस पाई क्लाउड के एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, उसके एंटी बॉन्डिंग के साथ भी पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी हम बात कर रहे थे जिस सिनोरिया के बारे में, जिस सीन के बारे में, कि कहां कहां ये ओवरलैप कर सकता है। तो आपको एक बीच में 1 मिनट के लिए रोककर थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहा हूं कि ये कहां कहां ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, ये देखिए, जब आपने कहा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ये होता है एक्साइटेड स्टेट में, राइट, ये वाला सीन है आपका। क्लियर हो गया? अब क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन,
अब sp2 हाइब्रिडाइज शो करता है, इसका मतलब एक p जो है वो अनहाइब्रिडाइज है और बाकी जो 3 है वो आपके क्या है, हाइब्रिड है। समझ में आ गया? तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप सबको पता है sp2 है, जबकि उसके पास क्या है, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। तो आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये p का क्या मतलब है। तो किस किस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ये H पॉजिटिव के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये किस किस के साथ इंटरेक्ट करेंगे भाई, राइट? ये नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल के साथ जो आपका बॉन्ड नहीं बना रहा, जिसको मैंने एम्प्टी लिख दिया है, नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, या फील्ड पाई ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी स्थिति के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। और कैसे ओवरलैप करेगा, दोबारा ध्यान दीजिए, ये आपका C डबल बॉन्ड C, दिस इज C डबल बॉन्ड C, राइट? एंड दिस इज द पाई सिस्टम, ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, राइट? ऐसा कर लेते हैं, इस डबल बॉन्ड को आप यहां दिखा दो, ये डबल बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये H पॉजिटिव है। तो ये H पॉजिटिव किसके साथ फर्मली जुड़ा हुआ है भाई, H पॉजिटिव इसके साथ फर्मली जुड़ा हुआ है, किसके साथ, वीक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो फिर कहाँ चला जाएगा, ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला जाएगा। ये वाला जो H पॉजिटिव है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ही अटैच्ड है, यही आपको ध्यान रखना है, राइट? तो एक बार मैं पूरी कहानी को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, वही स्ट्रक्चर, फिर हम और एग्जाम्पल लेके चलेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, सो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, CH H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH CH2 और नेगेटिव। H पॉजिटिव नो बॉन्ड रेजोनेंस, लीव करके नहीं जाएगा, समझ में आगे नहीं आ गया, बाउंड रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ। और इसी इफेक्ट को आप दो और स्ट्रक्चर के हेल्प से समझा सकते हो। जब आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करा के दिखाओ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करा के दिखाओ, तो इसी इफेक्ट को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहा गया है। और हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहे थे तो हम बहुत सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिख रहे थे बेंजीन रिंग के ऊपर। कौन कौन से लिख रहे थे? OH, सबको दिखाई दे रहा था OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर है। NH2 लिखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि लोन पेयर है, राइट? हम लोगों ने OCH3 लिखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि लोन पेयर है। हमने Cl लिखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था क्योंकि लोन पेयर था, लेकिन हमने CH3 लिखा और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें नजर नहीं आ रहा। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे बना? तो बात हाइपर कॉन्जुगेशन से ही मिलेगा फिर इसका जवाब, कि पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, पाई सिस्टम, और उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। होगा क्या? रेजोनेंस से समझेंगे हम लोग, ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करते ही सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा। सो वाई टोल्यूइन और इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ गई है? ऑर्थो पोजीशन पर। लास्ट लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से बात किया है। टोल्यूइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग के साथ जो CH3 जुड़ा हुआ है वो रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, और इसको समझने का काम हम किस इफेक्ट के हेल्प से कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हेल्प से कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक एसेंशियल पार्ट था। अब पॉइंट आता है भाई कि आखिर हमें फायदा क्या होगा इस इफेक्ट को पढ़ने से, राइट? तो इफेक्ट को पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा भाई, कि किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को लेकर अगर बात करो तो आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हेल्प से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था कि किसी कार्बन पॉजिटिव
के साथ भी जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेट करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये आया कि CH3 CH2 पॉजिटिव, इट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इस कार्बन पॉजिटिव को स्टेबल करने का काम 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन से कर सकते हैं। ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, राइट। लेकिन अगर यही सेकेंडरी हो जाए तो क्या होगा, CH पॉजिटिव। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए ज्यादा, रिएक्टिव साइट से जुड़े हुए कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन। पहले तो 3 ही अल्फा हाइड्रोजन थे, अल्फा अल्फा और अल्फा, रिएक्टिव साइट ये है। अब इधर भी 3 अल्फा है और इधर भी 3 अल्फा है। इसको स्टेबल करने का काम ये वाला भी करेगा, ये 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 भी करेगा, यानी 6 अल्फा स्टेबल करेंगे। इसका मतलब सेकेंडरी और ज्यादा स्टेबल हो गया और टर्सरी की कहानी और ज्यादा होगी। क्यों होगी भाई, C पॉजिटिव और CH H और H और भाई CH H और H। सो अब 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पॉजिटिव को स्टेबल करने का काम 9 अल्फा हाइड्रोजन करेंगे। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और इसको आप लोग स्टेबलाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हेल्प से। आप लोग इसी को एक्सप्लेन कर सकते हो किसके इफेक्ट के हेल्प से, इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से, आई इफेक्ट के हेल्प से, राइट। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड के नजदीक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है इस इफेक्ट की वजह से। देखो क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। और आप सबको पता है भाई ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये उसके नजदीक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सॉरी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये इधर मूव कराना है और ये दोनों इधर आ जाएंगे। ये दोनों इधर आते ही क्या सीन बनेगा भाई, ये H पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 नेगेटिव है। ये वाला बॉन्ड जो पहले सिंगल था अब ये क्या हो गया, डबल हो गया। और आपको पता है डबल बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होती है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई है। किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। और इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जो भी हमें पढ़ना है तो जहां जिक्र आएगा वहां हम पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा हम इसकी बात नहीं करेंगे 11th-12th के कॉन्सेप्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, राइट। बस एक CH3 बेंजीन पर जुड़ेगा तब ही हम बार बार हाइपर कॉन्जुगेशन पे आएंगे, वरना हमें बाकी इफेक्ट हमारी बहुत मदद कर देंगे केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में। एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस, दैट इज नॉट इफेक्ट, दैट इज स्मॉल टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। क्या बात करेंगे भाई, देखिए अगर मान के चलिए ये आपका CH3 CH2 और पॉजिटिव है और इसके ऊपर I नेगेटिव को अटैक करना है, तो और ऐसा ही सीन आपका CH3 पॉजिटिव है और I नेगेटिव को अटैक करना है, और यही सीन CH3C और CH3 और CH3 और I नेगेटिव को अटैक करना है। तो आप ये कहोगे कि भाई नीचे वाला जो कार्बन पॉजिटिव है उसके आसपास बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं काफी, तो ये कार्बन पॉजिटिव काफी बड़े ग्रुप से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में I नेगेटिव उतना आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ऊपर वाले में ये थोड़ा सा CH कम हिंडर है, कम छुपा हुआ है, इसका मतलब इसका अटैक थोड़ा ज्यादा होगा। और ये वाला जो पहला केस है इसका अटैक और ज्यादा होगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस को आप सरल भाषा में भीड़ भाड़ से भी समझ सकते हो। ये देखिए C है, H है, H है, H है, कार्बन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव। अब इस स्लाइट पॉजिटिव पर मान लो CN नेगेटिव का अटैक कराना है, तो अटैक करेगा CN नेगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव पर, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा।
ये अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इस H को हटा के CH3 कर दूं तो, क्योंकि अब ये थोड़ा हिंडर हो गया है। और क्लियर हो गया। और अगर मैं इस H को हटा के भी CH3 कर दूं तो अटैक और डिफिकल्ट हो जाएगा, और इस H को हटा के भी CH3 कर दूं तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है छुप जाना, हिंडर हो जाना। ये भी हमारे लिए एक बड़ा एसेंशियल टॉपिक था। तो मेरे ख्याल से दोनों इफेक्ट आपके लिए क्लियर है। तो आप अच्छे से रेजोनेंस इफेक्ट पढ़िए, अच्छे से बहुत डिटेल के अंदर आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट समझिए। इंट्रोडक्शन आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का कीजिए, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं अप्लाई होगा वहीं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो एक बहुत जर्नल चीज था, इसको स्पेशली सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भी आपको ऐसा सीन मिलेगा आप सबको पता है क्या होना है, आप सबको सोचना ही नहीं है क्या होना है, यही होना है। समझ में आ गया? आप सबको ये सीन मिलेगा कहीं भी तो आप सबको ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर ऐसा कहीं भी सीन मिलेगा तो आपको जी यही सीन बनना है, तो इसे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अलग से बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कुछ डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही अंदाजा आ रहा है जहां कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट करे, राइट। अब कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? डेफिनेटली अटैकिंग रिएजेंट एक बड़ा एसेंशियल चीज है, राइट। इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो फ्री रेडिकल हो सकता है। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे, कोई न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे, या कोई फ्री रेडिकल किसी दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करे, तो इस रिएक्शन को आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहोगे। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह की कोई एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है जहां पर OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, तो इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। जहां OH नेगेटिव ने Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर लिया है, OH नेगेटिव Cl नेगेटिव की जगह चला गया, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव की जगह चला गया। और क्योंकि OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हो। यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करे, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इज फ्रीक्वेंटली द रिएक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। आमतौर पर एडिशन रिएक्शन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड की रिएक्शन है, राइट। और मल्टीपल बॉन्ड की रिएक्शन किस तरह से है, देखिए ध्यान से, कि मान लीजिए ये कोई एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम Br2 के साथ करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब डबल बॉन्ड हटते ही एक वैलेंसी इस कार्बन की डिस्टर्ब हो गई और एक इसकी डिस्टर्ब हो गई, तो जो Br है वो दोनों ही कार्बन पर जुड़ जाएगा जाकर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दो मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन किया और ऐड होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और किस जगह पर ऐड हुआ? जहां मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ था वहां पर जाकर ऐड हुआ। तो क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है HBr, राइट। अब होगा क्या भाई कि डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक जगह H ऐड हो रहा है, एक जगह Br ऐड हो रहा है, राइट। तो इस तरह की रिएक्शंस को आप लोग एडिशन रिएक्शन कहोगे, जो आमतौर के ऊपर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। अब ऐड करने वाला रिएजेंट रिएक्शन को कौन एक्सेलरेट करेगा, उसके आधार पे आप इसको भी फर्दर क्लासिफाई करोगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि अगर आपकी ये रिएक्शन
पहले इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने से शुरू हुई है तो आप इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहोगे। मान लीजिए जोड़ना HBr था लेकिन पहले अटैक H पॉजिटिव कर रहा है, और अगर मान लीजिए ये एक रिएक्शन है CH3 डबल बॉन्ड हो, स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव, जोड़ना HCN था और अटैक H पॉजिटिव की बजाय पहले CN नेगेटिव करता है, तो फिर आप इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहोगे। यानी जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, उसका अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे टाइप की कॉमन रिएक्शन जो आप लोग पढ़ने वाले हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जहां पर कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो एक या दो एटम लॉस कर दे, ग्रुप ऑफ एटम लॉस कर दे, समझ में आगे नहीं आ गया, और फिर अनसैचुरेटेड सिस्टम में बदल जाए, जैसे CH और COH H और H, राइट। और आपका एसिड की प्रेजेंस में हो क्या जाए भाई कि एक कार्बन से OH बाहर निकल जाए और दूसरे से H बाहर निकल जाए, तो क्या हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, कि कोई एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है, राइट। और देखिए ऐसा हो रहा है CH और CCl और H और H, और ये रिएक्शन आपकी OH नेगेटिव एल्कोहलिक मीडियम में है। आमतौर पे एक्वस यूज करते थे, यहाँ एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक मीडियम में है। क्या होगा डिटेल में तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन यहां से H बाहर निकलेगा, यहां से Cl बाहर निकलेगा और आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो क्या आएगा भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन के ऊपर H क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जो दो या दो से ज्यादा ग्रुप अगर एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो रहे हैं तो उसे आप अल्फा एलिमिनेशन कहोगे। जैसे मान लीजिए ये एक सीन था CH3 CH Cl और Cl, किसी सीन में ये दोनों क्लोरीन एक ही जगह से एलिमिनेट हो जाएं तो आप इसको अल्फा एलिमिनेशन कहोगे। क्या बन जाएगा, CH3 और CH और ये आपके डबल दो इलेक्ट्रॉन, तो एक Cl यहां से बाहर निकला, एक Cl यहां से बाहर निकला, तो दोनों एक ही जगह से एलिमिनेट हुए, तो अल्फा एलिमिनेशन। अगर दोनों एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेट हुए, जैसे ऊपर का एग्जांपल में Cl यहां से H यहां से, इट इज बीटा एलिमिनेशन, राइट, एडजेसेंट कार्बन से। और अगर 1 और 3 से एलिमिनेट हुए, मान लीजिए A B और C, एक ग्रुप यहां से निकला और एक ग्रुप यहां से निकला, यहां से एलिमिनेशन हुआ तो इसे फिर गामा एलिमिनेशन कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेम एटम से एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन कहलाएगा, एडजेसेंट एटम से एलिमिनेशन आपका क्या कहलाएगा, बीटा एलिमिनेशन, और नेक्स्ट टू एडजेसेंट से अगर एलिमिनेशन हो, यानी अल्फा और गामा पोजीशन पर एलिमिनेशन हो, तो फिर इसको गामा एलिमिनेशन नाम दिया गया है। क्लियर हो गया। तो अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC है, सारा एलिमिनेशन अगर C से हो तो अल्फा कह देंगे, C और B दोनों से हो तो फिर बीटा कह देंगे, और C और A से हो तो फिर आप क्या कह दोगे, गामा एलिमिनेशन कह दोगे। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम बहुत छोटी छोटी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, जहां एक तरह का मॉलिक्यूल जो है वो रीअरेंज करके तुरंत ही दूसरे तरह के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि C है, H है और ये आपका डबल बॉन्ड है, ये C है और OH है और H है, जैसे, राइट। अब मान लीजिए रीअरेंजमेंट हो में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो जाए आपका कहां पर, एक H कम करना पड़ेगा, वैलेंसी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो जाए कहां पर, आपका इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर, और ये जो H है ये यहां से निकल के यहां पर आ जाए, तो इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे हम लोग। रीअरेंजमेंट होगा, राइट। क्या होगा भाई, ये आपका
क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा, हटा दीजिए इसको यहां से, क्या बना HCH, यहाँ H आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, H हो जाएगा। ये रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं आपके 11th क्लास में भी, तो ये भी हमें पढ़ना है। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। आमतौर पे स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होगा जहां विदाउट एलिमिनेशन भी कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े आकर, राइट, और उन दोनों के जुड़ने से, जैसे कि अगर मान लीजिए एक CH3CHO दूसरे CH3CHO से जुड़ता है और ये दोनों मिलके CH3CHOH और CH2CHO बना लेते हैं, तो इसे कंडेंसेशन रिएक्शन कह रहे हैं, दोनों कंडेंस कर गए हैं। एक आइसोमराइजेशन होता है जहां कोई एक कंपाउंड अपने आइसोमर के अंदर चेंज हो जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में 1 बाय 1 बात करना है, लेकिन ज्यादा बात हमें सब्स्टिट्यूशन के ऊपर करना है, राइट, एडिशन के ऊपर करना है, एलिमिनेशन के ऊपर करना है, और थोड़ा बात हमें रीअरेंजमेंट के ऊपर भी करना है, राइट। फ्रीक्वेंटली इन 4 टाइप के रिएक्शंस के बारे में हम लोग काफी बात करने वाले हैं। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक, और वो टॉपिक है भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है हमारे लिए कि आखिर सब्स्टिट्यूशन में हम लोग 1 बाय 1 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द नंबर 1 इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ना है? जहां एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे, और यह रिएक्शन बहुत फेवरेट रिएक्शन है बेंजीन की और उसके डेरिवेटिव्स की। और याद करो, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, मैकेनिज्म समझा दिया जाएगा आपको, राइट। बेंजीन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, आप सबको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। याद कीजिए अपनी पिछली कहानी, और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी CH3 को लेकर बात किया, OH, OCH3, NH2, राइट। हम लोगों ने बहुत डिटेल में इन पॉइंट्स के ऊपर, क्लोरीन, इन सब के ऊपर बात किया। और अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे CHO जुड़ा हो, COOH जुड़ा हो, COCH3 जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो, NH3 पॉजिटिव जुड़ा हो, तो इसे आप क्या कहने वाले हो? मेटा डायरेक्टिंग कहने वाले हो।